उत्तर प्रदेश 20 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाला एक स्टेट है जो कि अगर एक देश होता तो दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलेटेड देश होता। उत्तर प्रदेश जिसने भारत को 15 में से 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। आखिर इस राज्य का भारत के जनरल इलेक्शन पर क्या असर रहता है और इतिहास में इसका क्या असर रहा है, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन जीतना है, उत्तर प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट क्यों नजर आता है, इस पर हम आज इसके वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, 1947 मिली आज़ादी के बाद, या यूं कहें 1952 में शुरू हुए देश के पहले जनरल इलेक्शन से ही राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दिल्ली के संसद का रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियों से ही गुजरता है। यानी कि जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व बना लिया, समझ लीजिए किसी ना किसी तरीके से वह पार्टी केंद्र सरकार तक अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। अगर बात की जाए देश के पहले आम चुनाव की, जो कि 1952 में हुए थे, उस चुनाव में देश को कुल 499 लोकसभा सीटों में बांटा गया था, जिसमें 86 सीट उत्तर प्रदेश के पास आई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इन 86 में से 81 सीटें अपने नाम की थी और देश के कुल 499 में से 364 सीटें जीतकर देश में अपनी पहली सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और दादा साहब के नाम से प्रसिद्ध गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का पहला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी 49 सीटों में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की और वहीं जेपी नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने भी 12 सीटें अपने नाम कर ले गई। एक बार फिर 1957 में भारत की जनता को अपने प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिलता है, पर इस बार कुल सीटों की संख्या 499 से बढ़ाकर 505 कर दी जाती है। कमजोर विपक्ष और जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता के कारण कांग्रेस को पिछली बार से भी बड़ी जीत मिलती है और यूपी में 86 में से 70 और देश में से 505 में से 371 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती है। इसके बाद 1962 में तीसरे आम चुनाव की तैयारी की जाती है और पिछले 2 बार की तरह इस बार भी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 62 और पूरे देश में 361 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवाती है। इसी दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और बाकी के समय गुलजारी डालंदा, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। यह एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, जिसका फायदा छोटी पार्टियों को तो हुआ ही, लेकिन 1962 से 1967 के बीच हुए पाकिस्तान और चीन के वॉर ने देश को काफी मुश्किल परिस्थितियों में ढकेल दिया। लेकिन 1967 में हुए चौथे जनरल इलेक्शन पर इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा। हालांकि पहली बार कांग्रेस को 300 से कम सीटें मिली थी, लेकिन उसी साल हुए 520 सीटों पर चुनाव, जिसमें से 283 सीटें कांग्रेस को मिली और इसके लिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने यूपी में कुल 47 सीटें जीती थी। क्योंकि भारतीय संघ का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया था, 22.2% वोट शेयर के साथ ही भारतीय जनसंघ ने 12 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर अपने नाम की और कई सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। 1971 में आयोजित हुए चुनाव की कहानी काफी उलटफेर वाली रही। एक तरफ बांग्लादेश वॉर की वजह से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा बढ़ गए थे। खैर, देश और खास करके जनता ने इन कॉन्फ्लिक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने देश में 352 और यूपी में 86 में से 73 सीटों के साथ अपना लोहा मनवाया। फिर आती है 25 जून 1977 की काली रात, जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा करके पूरे देश को अंधेरे में ढकेल दिया था। इस इमरजेंसी का असर 1977 के 6वें लोकसभा इलेक्शन पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। 1977 के चुनाव में चौधरी चरण सिंह की अगुवाई वाली भारतीय लोक दल ने उत्तर प्रदेश में 85 में से 85 सीटें अपने नाम कर डाली और कुल 295 सीटों के साथ 81 साल के मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ध्यान रहे, 295 में से 85 सीटें भारतीय लोक दल ने मात्र उत्तर प्रदेश से जीती थी और भारतीय लोक दल को 68.5 वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को पहली बार आईना दिखाया। मतलब आप अब ये देखिए कि इमरजेंसी के बावजूद कांग्रेस 1977 के चुनाव में 154 सीटें जीतने में सफल रह गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाई और इंदिरा गांधी को लोकतंत्र की ताकत का अंदाजा कराया। फिर आया 1980 में भारत का 7वां लोकसभा चुनाव और एक बार फिर से मात्र 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार लौट आती है। कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने में कामयाब हो गई और अब की बार 85 में से 51 सीटें उसने अपने नाम करी, जबकि 29 सीटों पर जनता पार्टी का कब्जा जमाया। इसी दौरान 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी की मंजूरी मिल जाती है और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। 1984 में फिर से 8वीं बार लोकसभा चुनाव का समय आता है और राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हुए भारतीय इतिहास में सबसे अधिक यानी कि 415 सीटें जीत जाते हैं और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 85 में से 83 सीटों पर जीत हासिल होती है और इसी इलेक्शन में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराती है और मात्र 2 सीट ही जीत पाती है। 1984 के बाद 1989 में देश में कुल लोकसभा की सीटों की संख्या 531 तक पहुंच जाती है और पहली बार ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को
पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है। जनता दल उत्तर प्रदेश में 54 सीटें जीत जाती है और कुल 183 सीटों के साथ नेशनल फ्रंट गठबंधन को लीड करते हुए सरकार बनाती है और देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं चंद्रशेखर सिंह। लेकिन तमाम रीजनल पार्टी को जोड़कर बनी यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन में यूपी की केवल 15 सीटों पर ही सिमट जाती है और वहीं बीजेपी पहली बार यूपी में 8 और पूरे भारत में 85 सीटें जीतकर पहले से मजबूत होने का दावा करती है। 1991 में चंद्रशेखर सिंह की सरकार गिरने के बाद देश में फिर से 10वें आम चुनाव की तैयारी की जाती है। और क्या तैयारी की जाती है? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता के वोट भारत के प्रधानमंत्री को तय नहीं करते हैं। यह समय था पीवी नरसिम्हा राव का। 1991 में कांग्रेस ने यूपी में मात्र 5 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बावजूद 232 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत बनाकर नरसिम्हा राव देश के नए प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और 1991 के चुनाव में ही यूपी में 51 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी कुल 120 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रहती है। 1996 के 11वें लोकसभा चुनाव में देश में कुल 545 सीटें तय कर दी जाती हैं। इस बार फिर कुछ ऐसा गजब होता है कि देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को फिर से पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 161 सीटों के साथ कांग्रेस से 20 सीटें ज्यादा जीत पाती है और इन दोनों पार्टियों के बीच का फर्क यानी कि कांग्रेस के हार का एकमात्र कारण एक बार फिर से बनती है उत्तर प्रदेश की जनता। 1996 में उत्तर प्रदेश की 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज करती है, वहीं कांग्रेस को मात्र 5 सीटें ही मिलती हैं, जो कि यूपीए के पीछे छूट जाने का सबसे बड़ा कारण बनता है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तैसे गठबंधन करके अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन गठबंधन के भीतर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण ये सरकार जल्दी गिर जाती है और 1998 में देश में फिर से 12वां लोकसभा चुनाव आयोजित करना पड़ता है। इस दौरान मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ बना चुकी होती है, जिसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर साफ साफ दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी 19, समाजवादी पार्टी 26 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलती हैं। 182 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनाती है और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब 2004 में 14th लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे, तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि कांग्रेस 8 साल से ज्यादा सत्ते से बाहर थी। उत्तर प्रदेश का माहौल यह था कि समाजवादी पार्टी पिछली बार से ज्यादा मजबूत थी और इस बार उसने 35 सीटों पर जीत हासिल करी और इसी साल मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटें मिली। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 10 और 9 सीटों पर ही कब्जा जमा सकी। वैसे तो एनडीए और यूपीए दोनों को देश भर में लगभग बराबर सीटें मिली थी, लेकिन सपा और बसपा का समर्थन लेकर यूपीए ने अपनी सरकार बनाई और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं यह तय किया कि सरकार किसकी बनेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का यह कार्यकाल ठीक ठाक सा ही रहता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसे स्कीम्स लॉन्च करते हुए यूपीए 2009 के चुनाव की तरफ आगे बढ़ती है। 2004 की तरह 2009 में भी देश में यूपीए की सरकार बन जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पार्टीज यानी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों का सपोर्ट यूपीए को मिलता है। 2009 की यूपीए सरकार पूरी तरह से विफल रहती है। हजारों लाखों करोड़ों के स्कैम्स, देश भर में कई टेररिस्ट अटैक्स और चरमराई कानून व्यवस्था इतना तो तय कर देती है कि 2014 का 16वां लोकसभा चुनाव जीतना यूपीए के बस की बात नहीं है। 2014 में देश की हालत इतनी गंभीर रहती है, इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र एक समय में 50 से ज्यादा सीटें जीतती थी, वही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मात्र 37 सीटें ही जीत पाती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी खुद की 282 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनाती है और मात्र उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीटें जीतकर अपना पार्लियामेंट का रास्ता साफ कर लेती है। फिर आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 62 सीट्स अपने नाम करती है और खुद की 330 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। फिलहाल भारत की जनता 18वें लोकसभा चुनाव में व्यस्त है, लेकिन पिछले 17 चुनाव के इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें यह पता लगता है कि 80 लोकसभा क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश आम चुनाव का सबसे बड़ा इनाम है। मतलब आपने अगर यहाँ जीत हासिल कर ली तो मान लो आधी जंग तो पहले ही आपने खत्म कर दिया। आज तक केवल 1991 के चुनाव ऐसे रहे हैं जहां नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश में मात्र 5 सीटें जीतने के बावजूद अपनी सरकार देश में बनाई थी। हर बार सारे के सारे चुनाव में ऐसा ही हुआ है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम रखती है या फिर उसके समर्थन के साथ वाली पार्टी ही भारत में सरकार बना सकती है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस से चुनाव लड़ना, लगातार दौरे करना और योगी आदित्यनाथ का हर जिले में खुद जाकर यह साफ साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महत्व को बहुत पहले से समझती है और शायद यही इनके बार बार इलेक्शन जीतने का सबसे बड़ा मंत्र भी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स देने वाली है और क्या यह वही पार्टी होगी जो केंद्र में सरकार बनाएगी? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द बल्ब।